हेलो एवरीवन। सो आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग रियली वेल एंड आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास जो थी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वो अच्छे से देख लिया होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी, बिकॉज उसी के ही बेस पे अब हम लोग फर्दर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ हेडिंग दे देते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जैसे इसको थोड़ा सा गुड्स के साथ अगर मैं कनेक्ट करूं तो गुड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कब तक उसका टीओएस हम क्या मानेंगे, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, या फिर तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्चुअल, या फिर क्या था अंडर सेक्शन 31 जहाँ हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए थे, इन्वॉल्वमेंट एंड डज नॉट इन्वॉल्व इन्वॉल्वमेंट, ये वाले पार्ट कवर करे थे। एंड थर्ड पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था पेमेंट का, और पेमेंट क्या होता था, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एंट्री कर दी है या फिर आपने उसका क्रेडिट हो गया आपके बैंक अकाउंट में। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब इसी को मैं सर्विस के साथ थोड़ा सा लिंक करना चाहता हूँ। अब रीज़न मीन ध्यान से समझना, या सर्विसेज में ना उसने दो पार्ट्स में बोला, कहते या तो देखूँ यहाँ का जो अंडर सेक्शन 31 है जो सर्विसेज के लिए प्रोविज़न है, उस हिसाब से या तो आपने इन्वॉइस इशू कर दिया है या फिर अंडर सेक्शन 31 के हिसाब से आपने इन्वॉइस को इशू नहीं करा है। तो पहले तो सर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अंडर सेक्शन 31 क्या है, क्या बोलता है एग्जैक्टली अंडर सेक्शन 31। तो क्या लिखा है कि देखो, सर्विस कंप्लीट हो गई, एडवर्टीजमेंट की सर्विस, कोई भी आप सर्विस ले सकते हैं, प्रिंटिंग की सर्विस, आपने सर्विस ली है, सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज बोलता है यार 30 डेज ले लो, 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, वो सेक्शन 31 है। तो सर्विसेज के केस में बोलते हैं कंप्लीशन, या फिर एक और वर्ड यूज़ करता है प्रोविजन। तो कंप्लीशन या प्रोविजन ऑफ सर्विस के विद इन 30 डेज आपको इनवॉइस इशू करना होता है। अगर कर दिया बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना काम कर दिया है। तो हम यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या ले लेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो बहुत ही बढ़िया, आपने टाइम से इशू कर दिया, 30 डेज के अंदर ही कर दिया है, तो बढ़िया है, हम लोग आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ले लेंगे। नहीं किया है, टाइम से नहीं किया, 30 डेज हो गए, क्या ये क्या बात हुई, 30 डेज हो चुके हैं, अभी तक आपने इनवॉइस ही नहीं इशू करा है, तो फिर हम ले लेंगे डेट ऑफ कंप्लीशन या प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो अगर टाइम से करते हो तो बहुत ही बढ़िया, आपकी इनवॉइस की डेट ले लेंगे हम लोग। बट अगर टाइम से इनवॉइस इशू नहीं होता है, इन दैट केस जो आपकी डेट है फॉर प्रोविजन या कंप्लीशन ऑफ सर्विस, हम उसको ले लेंगे। अब पॉइंट ये है कि सर अगर उससे पहले पेमेंट ही आ गया, मान लो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट उससे पहले ही आ गई है, इधर भी डेट ऑफ पेमेंट अगर उससे पहले पहुँच गया तो क्या हो जाएगा, तो या विच एवर इज अर्लियर, वही सिंपल फंडा। तो इनमें से जो पहले हो गया तो आप वो वाली डेट ले लोगे, पेमेंट तो मिल गया ना आपको, तो बस फिर किसका वेट हो रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, अगले महीने उसके हिसाब से जीएसटी जमा करा दो उसके ऊपर। अब यही चीज़ एक बार नोट से समझते हैं, आइए उस तरफ चलते हैं। देखो आपके नोट्स में सब दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज, या तो इनवॉइस हो गया है विद इन सेक्शन 31 एंड या फिर इशू नहीं हुआ है एज पर सेक्शन 31। तो अगर हो गया है तो हम लोगों ने पढ़ा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा, या उससे पहले पेमेंट ही आ गया। और रिसीट ऑफ पेमेंट में अगर आपको ध्यान हो, वही दो चीज़ें होती थी, बुक्स एंड क्रेडिट हो जाना। नहीं इशू करा है तो कंप्लीशन या प्रोविजन, बट उससे पहले अगेन रिसीट ऑफ पेमेंट, और वही बुक्स क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो वही सेम फंडा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो ये था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, और ये सेक्शन 31 यहाँ लिखा है जो बताता है हमें विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इशू करना होता है। तो ये बेसिक हमने पढ़ा अभी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। अब एक बार इसको और अच्छे से पक्का करने के लिए एग्जाम्पल कर लेते हैं एक, वो ये है एग्जाम्पल आपका। और एक बात और जो यहाँ पे बहुत खास ध्यान रखनी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड किसी क्वेश्चन में आपसे अलग से भी एक पार्ट में बना के पूछ सकता है बिल्कुल, वो ये है कि बैंकिंग कंपनी जो होती है, एक बैंक जो होता है वो आपको सर्विसेज देता है अलग अलग टाइप की। तो बैंक के लिए बोलता है रिलैक्सेशन है कि वो इशू कर सकता है विद इन 45 डेज।
तो नॉर्मल हम लोग अगर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो हम लोगों को विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन इशू करना पड़ता है, बट बैंक्स के लिए एक रिलैक्सेशन है कि वो 45 डेज, उनको 15 डेज कह लो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ये ज़रूर पॉइंट ध्यान रखना है कि बैंक के केस में 45 हो जाता है। एंड अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कब हुई है? 19 जैन। इनवॉइस कब इशू हो गया? ओहो हो, इनवॉइस आपने कब इशू किया है? 25 फेब को। कब तक हो जाना चाहिए था? 30 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए था। लेट हो गए हो तो लेट के केस में क्या था? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो मैं एक बार यहीं लिख देता हूँ अभी, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, या फिर जब आपको पेमेंट मिला होगा, विच एवर इज अर्लियर इसमें। तो ये तो मैं क्वेश्चन पढ़ते यहीं पे ही समझ गया, मैंने अभी आगे की डिटेल ही नहीं देखी। तो क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना है आपने कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप वहाँ देखो प्रोविजन की, हाँ यार ये तो मैं अभी इसी स्टेप में समझ गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना आपको उसी टाइम क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन में कमांड आ जाएगा कि हाँ ये पढ़ते कि हाँ ये पॉइंट्स मेरे क्लियर हो गए। तो अब मुझे बस ये देखना है डेट ऑफ पेमेंट से इसको मैच करके देखना है कि क्या पहले हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या हुई कहानी। एंट्री इन रिसीट ऑफ पेमेंट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब हुई है? 22 जैन को, और क्रेडिट हो गया है 24 जैन, यानी कि विच एवर इज अर्लियर क्या है? बुक्स में पहले एंट्री हो गई है। तो अब इसी चीज़ को लिखना कैसे है, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समझा रहा हूँ उससे आप अच्छे समझो, एंड फिर देखो उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, वो यहाँ पे है, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हमें मार्क्स भी लाने हैं एग्जाम में। सिंस द इनवॉइस हैज़ नॉट बीन issued within time prescribed under section 31, that is within 30 days, hence TOS shall be earliest of following। और earliest में क्या था? डेट ऑफ प्रोविजन और जिस दिन आपका रिसीट ऑफ पेमेंट हुआ है। एंड इनमें से क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, आपका आ गया 19 जैन 2018, ये आपका टाइम आ गया। तो ये तो हमने उसके ऊपर इलस्ट्रेशन करा जो अभी हम लोगों ने समझा। तो ये अभी सेकंड पॉइंट को एक बार कवर कर लेते हैं, ये वाला। तो बोलता है इन केस 2 क्लॉजेज डू नॉट अप्लाई, तो अबव 2 क्लॉजेज अगर अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो डेट टाइम ऑफ सप्लाई की क्या हो जाएगी? डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पूरा आप लोगों का, ये मैं आपको इसी वीडियो में आफ्टर 10 मिनट समझाऊंगा। ये एक कॉन्सेप्ट है एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो एक बार वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा तब ये वाला पॉइंट आपको समझ आएगा। तो इस वीडियो में कवर्ड है ये वाला पॉइंट, अभी आपको समझ आ जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो। अच्छा, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट अभी के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने लास्ट क्या देखा था? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में जो मेरा रिसीवर होता है उसकी लायबिलिटी होती थी जीएसटी जमा कराना। तो क्या बोलता था कि जब आपने उसको पे करा है तो जब आप उसको पे करोगे तब हमें भी जाके जमा करा देना। बट इनवॉइस की डेट से 30 डेज़ हो चुके हैं, अभी तक आपने उसको पे नहीं करा है, तो 31st डे को हम मान लेंगे अपना टाइम ऑफ सप्लाई। ध्यान आ रहा है? एंड साइड में क्या होता था? एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स। तो ये 3 पार्ट्स होते थे। ये 3 चीज़ें ना आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल कमांड होना चाहिए इन चीज़ों पे। इसके बाद ही आपको सर्विसेज ना बिल्कुल ऐसे करके समझ आ जाएगा। तो एक बार फटाफट से आपसे को रिवाइज करा देता हूँ कि इन केस ऑफ गुड्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो ना 3 चीज़ें होती थी। एक होता था कि एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स, उसके बाद लास्ट डे जो होता था यानी कि 30 डेज फ्रॉम इनवॉइस, एंड उसका इमीडिएटली फॉलोइंग डे जो हम लोग पढ़ते थे 31st डे। हम लोग बोलते थे कि 30 डेज हो गए, आपने पेमेंट नहीं करा, आप कब करोगे ये आप जानो, बट हम 31st डे को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। और उससे पहले या फिर आपने डेट ऑफ पेमेंट, और ये पे कौन कर रहा है? बाय रिसीवर। तो हम ये बोलते थे कि इनमें से जो भी अर्लीस्ट हो गया रिवर्स चार्ज के केस में, इन केस ऑफ गुड्स, हम वो टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते थे। अब ध्यान से देखना, मैं इसी चीज़ को सर्विसेज में जोड़ने जा रहा हूँ। अब देखो सबसे पहला पॉइंट,
भाई ये वाला क्लॉज सर्विसेज में तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स वो तो सर्विसेज में एप्लीकेबल नहीं, तो इसलिए इसको तो मैंने काट दिया। तो हम लोग अभी सर्विसेज पढ़ रहे हैं, तो गुड्स का पार्ट तो मैंने हटा दिया। अच्छा, अब क्या बोलता था लास्ट, यानी कि हम 30 डेज़ का वेट करेंगे। 30 डेज़ में देखो अगर तुम पेमेंट कर देते हो वेल एंड गुड है, डेट ऑफ पेमेंट हम ले लेंगे। 30 डेज़ हो गए, पेमेंट नहीं करा है, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज़ यानी कि 31st डे हम उसको टाइम ऑफ सप्लाई बना देंगे। तो यहाँ पे ना इन केस ऑफ सर्विसेज ये इसमें चेंज आया, और क्या चेंज लाए बोले 60 डेज़। तो सर्विसेज के केस में हम 60 डेज़ का वेट करेंगे, एंड 31st की जगह ये क्या हो गया 61st डे। तो गुड्स में 30 डेज़, यहाँ पे 60 डेज़, और 60 डेज़ के एक्सपायरी पे यानी कि फिर क्या बन जाएगा 61st डे, या फिर डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसीवर। और पेमेंट वही पार्ट देखा था, या तो आपकी बुक्स में जब एंट्री होगी पेमेंट की, या फिर आपके बैंक अकाउंट में कब वो चीज़ डेबिट होगी। तो ऐसे करके रिवर्स चार्ज का फंडा कैलकुलेट किया जाता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज सर्विसेज में। वो ये देखते हैं, ये देखो आपके नोट्स में दिया हुआ है, ये डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, इसको मैंने कट इसलिए करा है क्योंकि इससे आपको ध्यान रहे, आपको अलग से याद ना करना पड़े। वही सेम लॉजिक लगाओगे और एक्स्ट्रा 30 डेज दे दो सर्विस के केस में। तो डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस यानी 61st, और पेमेंट के लिए वही देखा बुक्स एंड डेबिटेड इन बैंक अकाउंट। तो ये वही पार्ट है जो अभी आप लोगों ने वहां समझा। चलिए, एंड अब आया एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एक कॉन्सेप्ट है जो समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है। अब आ जाओ पहले एक समझते हैं, फिर देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। देखो, लेट अस से कि दिल्ली में कोई ब्रांच है, ABC कंपनी की ब्रांच है दिल्ली में, और इनका जो हेड ऑफिस है, तो HO लिख रहा हूँ हेड ऑफिस, इसका हेड ऑफिस लेट अस से US में है। तो US में हेड ऑफिस है, दिल्ली में आपकी ब्रांच है। अब हुआ क्या कि मेरे हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को कोई सर्विस दी है, मान लो एडवर्टीजमेंट, कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह की कोई उसको सर्विस दी है। पॉइंट ये है कि ऐसे समझ लो कि ये एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, ये हेड ऑफिस ब्रांच एक ही परिवार है। तो ऐसा हो सकता है कि इनवॉइस ना इशू किया जाए, क्योंकि भाई घर की बात है, आपस में बुक्स में एंट्री कर लेंगे। तो हो सकता है इनवॉइस ना इशू हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी पेमेंट ना हो रही हो, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। घर की बात है कि ठीक है तुमने मुझे आज कोई सर्विस दी है, कल को मैं तुम्हें कोई सर्विस दे दूंगा, तो ये तो एक ही परिवार के ना, तो इनमें तो आपस में एडजस्टमेंट हो सकता है। इसके बदले हो सकता है कि कोई इंटर एडजस्टमेंट हो रहा हो, तो इंटर अकाउंट एडजस्टमेंट बोलते हैं जिसको। तो इंटर अकाउंट एडजस्टमेंट होती है जहाँ पे बेसिकली मेरे पास आपका खाता चल रहा है, आपके पास मेरा खाता चल रहा है, तो आपस में हमने एडजस्ट कर दिया। तो उस केस में आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, और हो सकता है इनवॉइस भी नहीं इशू करें। प्रॉब्लम ये है, अब ध्यान से सुनना, कि क्यों इसके लिए अलग से एसोसिएटेड एंटरप्राइज का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। एक चीज़ सोचो, देखो अब हेड ऑफिस बाहर है, तुम ब्रांच हो, कहीं ना कहीं आप अगर प्रोविजंस अप्लाई करो तो ये क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंपोर्ट हो रही है बाहर से, हो तुम्हारे ठीक है वो तुम्हारा हेड ऑफिस ही है, बट नेचर क्या है, बाहर से सर्विस आ रही है। जब बाहर से इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है तब क्या लगता था, याद है, रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, RCM लग जाएगा इसके ऊपर, और जमा किसको कराना होगा इसके ऊपर, ब्रांच को, क्योंकि ब्रांच दिल्ली में है। तो पॉइंट ये है, ये मेरा रिसीवर, अब इसको जमा कराना है इसके ऊपर GST। पॉइंट ये है, अब मुद्दा एक्चुअल में ये आया है कि अभी तक हम लोग ये पढ़ते थे कि जब पेमेंट मैं उसको करूँगा, राइट, या 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, अभी हम लोगों ने यही पढ़ा। अब बात ये है ना, अगर भाई वो इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहा है, या तुम उसका पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे।
कोई और पर्सन होता तो आप ठीक है वो इनवॉइस इशू करता या आप उसका पेमेंट करते, तो वो बोलता है वहाँ से 60 डेज ले लेंगे या डेट ऑफ पेमेंट पहले हो गया है तो वो वाली डेट ले लेंगे। बट यहाँ तो मुद्दा ये है ना कि वो तो घर का ही इंसान है। अब घर का इंसान है तो वो इशू नहीं कर रहा है और ना आप उसको पे कर रहे हो, आपस में अकाउंट में एडजस्टमेंट हो गई है। इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई इसके लिए अलग बनाया गया स्पेशल प्रोविजन डाल के, और वो क्या है बोला, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स। किसकी बुक्स में? जो आपका रिसिपिएंट है। तो रेसिपिएंट की बुक्स में एंट्री तो करेगा ना, वो तो अपने इंटर अकाउंट एडजस्टमेंट करेगा कि मैंने कोई सर्विस ली है वहाँ से, अपने खर्चे में बुक करेगा। पे नहीं कर रहे हैं बट खर्चे में बुक तो करेगा उसको। तो जिस दिन वो एंट्री करेगा वो वाली, वो डेट हम मान लेंगे। और अगर उससे पहले, अगर आपने उससे पहले पेमेंट ही कर दिया, मान लो पेमेंट हो जाता है, कोई ऐसा मना थोड़ी कि पेमेंट नहीं करोगे। प्रोविज़न तो इसलिए बनाया कि ऐसा हो सकता है कि पेमेंट ना करो, एंड अगर आप पेमेंट कर देते हो तो वेल एंड गुड है, फिर वही वाली डेट ले लेंगे। तो यानी कि इनमें से जो भी पहले हो जाए बहुत बढ़िया है। तो ये एसोसिएटेड इंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम में इस पे अलग से क्वेश्चन रह सकता है डेफिनेटली, एंड एक अलग से एमसीक्यू भी पूछ सकता है आपसे। तो अब एक बार यहाँ देखते हैं वही चीज़, ये रही, ये वही इंडिया में एबीसी है, हेड ऑफिस बाहर है, सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है वो। तो डेट ऑफ एंट्री इन रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका एसोसिएटेड इंटरप्राइज का। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आया टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी। अगेन बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, बस सुनते रहिए, सब आपके नोट्स में है। अभी का काम सिर्फ पहले समझना है आपका। देखो, ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड्स वगैरह दिए हैं एंड बोला कि लेट अस से ये 1 जैन है और बी ने पेमेंट करना था 10 जैन को। तो बी बोला मैं आफ्टर 10 डेज आपको पे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके ना कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि ₹100 पर डे। तो ₹100 पर डे की मैं आप पे इंटरेस्ट लगा दूंगा अगर आपने 10 जैन के बाद पे करा है। ठीक है भाई, कर देगा पे मिस्टर बी, क्या दिक्कत है। बट किसी कारण से बेचारा जो मिस्टर बी है वो पे नहीं कर पाया 10 जैन तक, और इसने एक्चुअल पेमेंट जो करा वो करा है आपका 15 जैन। तो 5 दिन लेट हो गया। तो अब कितना इसको एक्स्ट्रा देना पड़ गया, ₹500। तो 500 रुपये इसको एक्स्ट्रा देने पड़ गए हैं। अब यहाँ पे ना ध्यान से सुनना, देखो आपने मेरा पैसा देना कब था, 10 जैन तक देना था। उसके बाद आपने लेट करा है तो मैंने आपको अलाउ कर दिया, मैंने आपको अलाउ करा कि चलो ठीक है यार, आप ना एक्स्ट्रा ले लो, मेरा पैसा जो आप रखा हुआ है आपने अपने पास, आप रख लो उसको, थोड़े टाइम बाद पे कर देना। बट उसके लिए जो मैं आपको टाइम अलाउ कर रहा हूँ उसके लिए मैं 100 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज करूँगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रोविजंस अप्लाई करो, हो क्या रहा है, आप उसको अलाउ कर रहे हो टाइम फॉर पेमेंट के लिए उसको टाइम अलाउ कर रहे हो। एंड ये क्या है, किसी तरीके की एक सर्विस ही तो है। बैंक भी तो यही करता है लोन के लिए जब इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो एक तरीके की सर्विस ही तो है ये। और इस सर्विस के लिए कंसिडरेशन क्या चार्ज कर रहे हो, ये इंटरेस्ट जो है ये आपका कंसिडरेशन है। तो कहीं ना कहीं ये एक सर्विस दी जा रही है। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है यहाँ पे। गुड्स अलग था, जो आपने इसको गुड्स दिए वो अलग है, बट जो टाइम अलाउ कर रहे हो उसको पेमेंट का, ये अलग पार्ट है। हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये कंसिडरेशन है, ये सर्विस है कि ये सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि ये जो टाइम आप अलाउ कर रहे हो ये एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हो आप, तो इस पे भी जीएसटी लगेगा। पॉइंट ये है कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बने। अब ध्यान से सुनना, देखो
हम दोनों मान लो आप और मैं यहाँ पे 1 जन को बैठे हुए हैं। 1 जन को मैं बोलता हूँ, मैंने कहा भाई साहब मेरे को 10th जन तक पे कर देना, उसके बाद अगर आप करोगे तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फ़ाइन लगेगा। फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आप कहना चाहो। अब क्या आज 1 जन को, क्या आज मुझे पता है कि आप कौन सी तारीख को पे करोगे? क्या मेरे को कोई सपना आएगा? मेरे को नहीं आएगा। जब आप मुझे पे करोगे, हो सकता है 10th से पहले ही कर दो, 10th को कर दो, या हो सकता है आप 10th के बाद 12th, 15, 20th ज़्यादा टाइम लो। तो क्या आज 1 जन को, क्या आज मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे, या इवन इफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जीएसटी लगाऊं तो कितने अमाउंट पे लगाऊं? मेरे को तो यही नहीं पता ना कि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसलिए लॉ क्या बोलते हैं कि जिस दिन कंसिडरेशन आपको ये रिसीव होगी, जिस दिन आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा, 15, 17, 13, जिस भी डेट पे वो आएगा लेके, उस दिन तो आपको पता लग जाएगा ना कि कितना इंटरेस्ट बनता है, कितना कंसिडरेशन बना है मेरा। तो वो बोलते हैं कि जिस दिन आप ये रिसीव करोगे उस दिन हम मान लेंगे आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो जो इंटरेस्ट फी पेनल्टी है जिस दिन वो आपको रिसीव होगी उस दिन हम मान लेंगे ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। जितना अमाउंट आया है उस हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी जमा करा दो उसके अगले महीने को। ये फंडा है। तो अब एक बार यहाँ से देख लेते हैं इसको। देखो भाई सेम यहाँ पे सारा दिया हुआ है आपका, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, और नहीं किया तो 100 पर डे, 15th जन को करता है 500, एंड सर्विस प्रोवाइड हो रही है, अलाउ टू पे लेट, तो जीएसटी अप्लाई होगा। और क्या होगा, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। तो जब आपको ये एडिशन इन वैल्यू मिलेगा वो हमारा बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन आया, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो इस पे बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपका जो इसमें टेबल दिया हुआ है नोट्स में उससे कवर हो जाएगा, बस समझना पहले कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखो हुआ क्या, 1 जन को आप मुझसे गुड्स ले गए, यानी कि रिमूवल ऑफ गुड्स हो गया। इनवॉइस लेटेस्ट से मैंने इशू करा है 10th जन को, 10 जन को उसके रिगार्डिंग मैंने इनवॉइस इशू कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब तक आप पे करते, जब तक आप मेरा बिल का पेमेंट करते, इनवॉइस का पेमेंट करते, 15th जन को मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ना रेट चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने रेट चेंज कर दिया है, और पहले जो रेट होता था गुड्स के ऊपर, ये गुड्स पे लगता था पहले 10%, और न्यू रेट अब लग गया है 15%। प्रॉब्लम ये है कि अब रेट चेंज हो गया। अब जब पेमेंट करने की बारी आई तो आप आए 20th को कि सर मैं आपका पेमेंट कर देता हूँ। अब आज के टाइम पे तो रेट 15% हो चुका है, बट जब मैंने इनवॉइस इशू करा था उस टाइम पे रेट 10% चल रहा था। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना चेंज ऑफ रेट हो गया है, और 3 इवेंट्स हैं। यहाँ पे मैं पेमेंट लिख लेता हूँ। तो 3 इवेंट कौन कौन से होते हैं, एक गुड्स का रिमूवल, सेकंड उनके रिगार्डिंग इनवॉइस को इशू करना, एंड थर्ड पेमेंट। तो पहले ये 3 इवेंट समझ लो, गुड्स सामान ले गए, उनके रिगार्डिंग इनवॉइस इशू हुआ है, और उनके रिगार्डिंग पेमेंट आई है। ये 3 इवेंट हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो हमारा क्वेश्चन ये है हम लोगों के सामने कि कौन सा रेट लगेगा, पुराना लगेगा या फिर नया रेट लगेगा। तो अब वो ध्यान से सुनो। देखो 3 इवेंट, यहाँ पे क्या सबसे पहले गुड्स रिमूव हुए, फिर उनका इनवॉइस इशू हुआ है उनके रिगार्डिंग, एंड देन फिर उनके रिगार्डिंग आई है पेमेंट। होता क्या है, इन 3 इवेंट में से कोई भी 2 इवेंट अगर आपके पहले हो जाते हैं, चेंज ऑफ रेट से पहले हो जाते हैं कोई भी 2 इवेंट, इन दैट केस क्या बन जाएगा, ओल्ड रेट लगेगा। अगर इन 3 में से कोई 2 चीज़ें आफ्टर चेंज ऑफ रेट होता है तो आपका नया रेट लग जाएगा। तो 3 चीज़ें हो गई। 3 चीज़ें कौन सी हैं, रिमूवल ऑफ गुड्स,
इनवॉइस और पेमेंट। तो इन तीन में से कोई भी दो चीज़ें पहले हुई तो ओल्ड, तीनों में से कुछ दो बाद में हुई तो न्यू रेट लग जाएगा। तो अब वो यहाँ पे देखते हैं, पहले तो समझते हैं। तो वही एग्जाम्पल है कि लेटेस्ट से 1 सितंबर मैंने गुड्स सप्लाई करे, उस टाइम रेट क्या था, 10% चल रहा था। देन 10 सितंबर को रेट चेंज हो गया है, ओल्ड से न्यू 10-15% हो गया है। 15th को मैंने इनवॉइस इशू कर दिया है और 25th को पेमेंट रिसीव किया है। अब इसी चीज़ को ना ध्यान से ये सिनेरियो अपने सामने रखना। हो क्या गया है, रेट जब चेंज हुआ उससे पहले सिर्फ और सिर्फ गुड्स सप्लाई हुए हैं, इनवॉइस उसके बाद बना है और पेमेंट भी उसके बाद हुआ है। तो अगर हम अपना कॉन्सेप्ट देखें तो अब एक चीज़ लॉजिकली सोचना, देखो आप मेरी दुकान से सिर्फ सामान ले गए थे, मैंने अभी तक आपको इनवॉइस भी नहीं इशू करा, आपने पेमेंट भी नहीं करा है और रेट चेंज हो गया है। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप एक इनवॉइस बनाओगे, पुराना इनवॉइस थोड़ी, आपने तो अभी तक इशू ही नहीं करा ना इनवॉइस, तो इनवॉइस इशू करो 15% के हिसाब से। तो एक चीज़ पहले हुई है, दो बाद में हो रही है, तो नया रेट लग जाएगा आपका। तो वो यहाँ पे स्ट्रक्चर में समझते हैं। तो अभी देख के लगेगा ये क्या लिखा हुआ है, बट ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहले एक बार समझ लो। गारंटी दे रहा हूँ विद इन मैक्सिमम 10-12 मिनट्स आपको ये पूरा चार्ट अच्छे से समझ आ जाएगा, पूरी टेबल। देखो टैक्सेबल सप्लाई यानी कि गुड्स कब सप्लाई हुए हैं, बिफोर, इनवॉइस आफ्टर और पेमेंट भी आफ्टर हुआ है। तो दो चीज़ें बाद में हुई हैं तो रेट ऑफ जीएसटी क्या बन गया, न्यू। तो न्यू रेट लग जाएगा क्योंकि दो चीज़ें बाद में हुई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है सर, समझ आ गया, तीन में से दो चीज़ें इधर हुई तो न्यू लग जाएगा, इधर हो गई तो पुराना रेट लग जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, रेट तो समझ आ गया हमको, बट टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, कब मानेंगे कि हाँ सप्लाई हो गया है, उसके हिसाब से जीएसटी जमा कराना है। देखो तो सप्लाई तो अलग ही है, सप्लाई को तो आप हटा दो। अब दो चीज़ें क्या बची हैं, इशू ऑफ इनवॉइस एंड रिसीट ऑफ पेमेंट। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो अगर दोनों चीज़ें बाद में हो रही हैं तो इन दोनों में से देखो पहले क्या हो गया, वो बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ध्यान से सोचो, तीन है, तीन में से दो चीज़ें पहले हो गई तो ओल्ड रेट, तीन चीज़ें बाद में हुई हैं तो न्यू रेट लग जाएगा। देन इनमें से भी जब न्यू रेट लगाना है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो गई वो बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो वही ये लिखा हुआ है, ये देखो, इनवॉइस डेट या पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, तो वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा और रेट तो हम लोग देख लें न्यू। अब सिचुएशन चेंज करते हैं, भाई सप्लाई पहले ही हुआ है, इनवॉइस भी पहले ही इशू हुआ है। इतना देख के ना आपको क्वेश्चन में समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन आपका यही होगा कि वर्ड फॉर्म में दिया हुआ होगा तो उसकी डेट्स निचोड़ो, पहले क्वेश्चन को तोड़ो और उसमें से डेट्स निकालो कि कौन कौन सी डेट मेरे लिए रेलिवेंट है, एंड देन फिर अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो दो पहले हो गए तो मुझे यही समझ आ गया कि रेट तो भैया ओल्ड है। मुझे अभी ये नहीं पता कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, बट मुझे ये पता है कि रेट तो ओल्ड लग रहा होगा। तो पहले मैंने देखा हाँ रेट तो ओल्ड ही है। अच्छा, अब ओल्ड रेट लग रहा है तो टैक्सेबल सप्लाई जो होता है उसको तो भूल जाओ आप, वो तो अब उसका काम हो गया ख़त्म। वही दो इवेंट हैं, इनवॉइस कब इशू हुआ है और डेट ऑफ पेमेंट। तो इन दोनों में से पहले क्या हुआ होगा, नेचुरली इनवॉइस पहले इशू हुआ होगा, राइट, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इनवॉइस बिफोर हुआ है और पेमेंट तो आपको बाद में आई है ना। तो इनमें से पहले क्या हुआ है, इनवॉइस, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन गया, इनवॉइस डेट। तो आई होप आपको एक कैच समझ आ रहा होगा। अभी प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स हैं इसी टेबल में, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे लगाए मैं, इसके बाहर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार फिर से ट्राई करो, अगला वाला कोशिश करते हैं। देखो टैक्सेबल सप्लाई कब हुआ है, पहले, वो तो पहले हुआ है। इनवॉइस हुआ है आफ्टर, बट पेमेंट भी हो गई बिफोर, तो पहले ही आपने पेमेंट कर दिया, तो दो चीज़ें पहले हो गई तो मैंने बोला ओल्ड रेट लगेगा, तो वो ये ओल्ड रेट आ। पॉइंट ये है, अब मुझे देखना होता है कि इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट तो आप पहले ही कर दिया था ना आपने, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, पेमेंट डेट, वो ये रहा।
पेमेंट डेट बन गया। तो इस लॉजिकली ये सोचना है, इसे टेबल से घबराना मत, इस टेबल में सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, कोई क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कोई भी बुक आप रेफ़र कर रहे हो क्लियरली हो जाएगा आपसे। अब मैंने सिचुएशन को चेंज किया, अब मैंने बोला आफ्टर, तो रेट चेंज हो चुका है, उसके बाद मैं आपको माल सप्लाई कर रहा हूँ। तो वही कॉम्बिनेशन कि इनवॉइस पहले इशू हो चुका था बट पेमेंट भी आफ्टर हुआ है, तो दो चीज़ें आफ्टर हैं तो न्यू रेट लगेगा उसमें, ठीक है। अच्छा, कौन सी चीज़ यहाँ पे आफ्टर हो रही है, तो जो पेमेंट डेट है वो बाद में हुआ है आपको, तो पेमेंट डेट बन गया। देन यहाँ पे सप्लाई वही बाद में हो रही है, इनवॉइस अगेन पहले इशू हो गया था, पेमेंट भी आपको इस केस में पहले ही मिला है, तो क्या हो जाएगा, दो चीज़ें पहले हुई हैं तो रेट तो ओल्ड लग जाएगा। इन दोनों में से पहले क्या हुआ था वो क्या बन जाएगा मेरा, टाइम ऑफ सप्लाई, तो इशू ऑफ इनवॉइस या फिर रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो वो बन गया मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। एंड देन ये आफ्टर है, इनवॉइस भी आफ्टर इशू हुआ है, तो दो चीज़ें आफ्टर है तो रेट लग जाएगा नया वाला। अब इन दोनों में से क्योंकि आफ्टर का लग रहा है तो बाद में क्या हुआ है, आफ्टर में इशू हुआ है आपका इनवॉइस, तो बन गया इशू ऑफ इनवॉइस। तो ये था प्रैक्टिकली जो रेट ऑफ चेंज में अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो होते हैं। एक बार वापस से इस वीडियो को ज़रूर देखना जिससे कि आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। अगर जीएसटी की बात करूँ, खासकर टाइम ऑफ सप्लाई, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ही ज़रूरत है इसमें, और आपके क्वेश्चंस इजीली क्रैक हो जाएंगे आराम से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। एंड अब यही था आपका पूरा टाइम ऑफ सप्लाई। मैं मिलता हूँ आपसे अब किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।